तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 7 दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा खत्म कर ली हैं। लेक्चर नंबर 6 में और लेक्चर नंबर 7 में दो दो कॉलिगेटिव करके हमने दोनों की दोनों खत्म कर ली है। लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर आपने वांट ऑफ फैक्टर नहीं सीखा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस भी आप लोग गलत करोगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अधूरे हैं इसके बिना। तो आज सीखेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्या क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसमें चेंजेस आए, क्या इसके फॉर्मूले हैं और कैसे हम इन चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो बेटा जी वांट ऑफ फैक्टर जो है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई से हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं। 1880 में 1880 में वांट ऑफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। क्या कहा था सर ने? देखो, उन्होंने बोला कि जब हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और थ्योरेटिकल वैल्यूज मैच नहीं कर रही थी तब उन्होंने इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। हुआ क्या, अब पहले हम ये सीख लेते कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे, हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। तो जब हम जैसे मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट की हमारी कुछ वैल्यू आई तो हमने लिखा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, उसके हिसाब से हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला। लेकिन जब हमने वही बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी वो हमारी ज्यादा आ रही थी और थ्रू फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम आ रही थी। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस जो है आने लगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेंज होने लगी और थ्योरेटिकल वैल्यू चेंज होने लगी। और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू असली वैल्यू है, थ्योरेटिकली तो हम कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ही असली वैल्यू है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका मतलब सही थी, तो हम थ्योरी में कहां गलती कर रहे थे वो पकड़ा वेंटॉफ ने। उसके बारे में वेंटॉफ सर ने बताया हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे सीखेंगे क्या है। वेंटॉफ फैक्टर सर ने बताया कि आई क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये बताया गया। दूसरा क्या बोला, आई बराबर नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। समझेंगे आगे इसको क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास, उसके बेसिस पे इसको जानेंगे। और तीसरा जो फॉर्मूला इन्होंने बताया वो बताया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने निकाली, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक्सपेरिमेंटली क्या आई है और कैलकुलेटेड क्या आई है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। थोड़ा सीखते हैं इसको कि कैसे इन सब चीजों को बोला। पहले एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं वो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब कॉलिगेटिव का फॉर्मूला हम जब भी निकाल रहे थे तो जरूर कोई ना कोई चीज सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में ही हुआ होगा, तभी तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच नहीं कर रही, तो जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। तो उसी को जानते हैं कि कैसे क्या डिफरेंस आया है। ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब सीखते हैं एक एक फॉर्मूले को, हम लोग सीखेंगे कि एक एक फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंस के बेसिस पे क्या क्या चीजें होंगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो बेटा जी इन्होंने बोला जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो अलग अलग केस बने। क्या हुआ, जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, जैसे मान लो हमने KCl लिया तो KCl बेटा जी टूट जाता है K प्लस में और Cl माइनस में, K प्लस में और Cl माइनस में। तो जब हम थ्योरेटिकली वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि हमने बेटा जी 1 मोल KCl जो है पानी में डाला है। KCl मेरा सॉल्यूट है और मैंने पानी सॉल्वेंट लिया, उसमें मैंने 1 मोल डाला। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो 1 मोल से कर रहे थे, लेकिन असल में हुआ क्या, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो
वाटर में जाने पे आयंस में डिसोशिएट हो जाएं। तो आयंस में जब ये डिसोशिएट हुआ तो बेटा जी 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, तो टोटल मेरे कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन 1 मोल से कर रहे थे, असल में वो कैलकुलेशन कितने से करनी चाहिए थी? 2 मोल से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और यहां पर नंबर ही बदल गए। यहां पर पहले 1 मोल लिया था, तो अब कितने हो गए? 2 मोल। तो इसका मतलब कि यहां पर चेंज आ गया। मान लो कोई और लेते, जैसे K2SO4 लिया, तो K2SO4 जब हमने लिया तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने K2SO4 में 1 मोल डाला है, लेकिन ये 1 मोल जाकर वहां टूट गया 2K प्लस SO4 2 माइनस में। तो हमने तो डाला था 1 मोल, लेकिन इसके 1 मोल से यहां पर 2 मोल बने, इसके 1 मोल से यहां पर 1 मोल बना, तो यहां पर 2 जमा 1 कितने? 3 मोल बन गए। तो इसका मतलब अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हमारा आंसर 3 मोल के रेस्पेक्ट में आएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? 1 मोल के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। तो यहां पर हम लोग गलती कर रहे थे, इसीलिए हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे मैच नहीं कर रही थी। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग इजीली बता सकते हैं। लेकिन बेटा ये वाला जो केस है ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। जैसे KCl ले लिया, K2SO4 ले लिया, मान लो जैसे MgSO4 ले लिया, तो ये मेरे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक डेफिनेशन होती है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब कि उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा होता है, वो 100% डिसोशिएट करते हैं। कैसे डिसोशिएट करते हैं? 100%। अब अगर वो 100% डिसोशिएट करते हैं, इसका मतलब कि यहां से 1 मोल, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो पॉइंट ऑफ फैक्टर जो हम I से डिनोट करते हैं, तो उसने बोला नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अभी हम डिसोसिएशन का केस समझ रहे हैं, ये सारा का सारा केस अभी हम बेटा जी डिसोसिएशन का समझ रहे हैं। तो डिसोसिएशन के केस में I बराबर 1 + 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ? 2, बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1। तो I हमने यहां से निकाल लिया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहां पर I की वैल्यू 2 है, यहां पर देखें तो I की वैल्यू 3 है, यहां पर देखें तो I की वैल्यू 2 है, तो हम इसलिए इस हिसाब से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये है केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। केवल किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं आयंस में, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। उनका अल्फा जो होता है 100% नहीं होता, वो कभी 40% डिसोशिएट करेगा, कभी 50% डिसोशिएट करेगा, कभी 60 कर जाएगा, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं करता। तो उसमें हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते। तो अभी हम देखेंगे कि हम उस केस में कैसे निकालते हैं। मैं फिर से बता दूं कि अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं बेटा जी, वो डिसोशिएशन का केस पढ़ रहे हैं। अभी किसका केस पढ़ रहे हैं? डिसोशिएशन का। तो अब जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में तोड़ो, आयंस में टूटने के बाद जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स यहां पर होंगे उनको ऐड कर लो, वही आपका वेंट ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट आप सबका चाहिए था, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। अब एसिटिक एसिड जो होता है वो टूटता है CH3CO- प्लस H+। एसिटिक एसिड मेरा ऐसे ही टूटता है, एसिटेट आयन में प्लस H+ आयंस में। तो अब क्या होगा? मान लो इनिशियली एट टाइम जीरो का मतलब होता है इनिशियली, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, तो स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली इसका 1 मोल लिया था, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, इनिशियली प्रोडक्ट थोड़ा बनने लग जाएगा। आफ्टर सम टाइम, एट टाइम t, कुछ समय बाद क्या हुआ होगा? इसमें से कुछ डिसोशिएट हो गया, मान लो अल्फा डिसोशिएट हो गया, इसमें से कुछ डिसोशिएट हो गया। अब जितना डिसोशिएट हुआ है उतना ही मोल के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है, 1 मोल से एक इसका। तो अगर यहां पर अल्फा डिसोशिएट हुआ है, यहां पर अल्फा हुआ है, अल्फा चीज डिसोशिएट हुई है, तो यहां भी अल्फा बनेगा, यहां भी अल्फा बनेगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला हमें बोलता है कि I बराबर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन तो हमको पता है कि भाई इनिशियली 1 था, आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ये 1 माइनस अल्फा में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखो भाई 1 माइनस अल्फा, इसका भी तो कुछ बचा है ना। नंबर ऑफ मोल्स, अल्फा मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है, तो अल्फा मतलब मान लो 40% डिसोशिएट हुआ है, तो 1 का 40% हो गया 0.4, तो 0.4 डिसोशिएट, तो 0.6 इसका भी बचा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद भी इसका कुछ बचा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो जब मैं बेटा जी इसको कैलकुलेट करूंगा, अल्फा से अल्फा कटा, तो I मेरा आ जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1। क्लियर है?
क्लियर है? तो यानी कि यहां पर आई की वैल्यू मेरी क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। अच्छा एक चीज और, हम ये क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको एक चेक करने का तरीका भी है। ऐसे साइड में एक कॉलम बनाओ, साइड में कॉलम बनाओ, और मान लो कि अल्फा मान लो 100% था। मान लो कि ये अभी ये मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके समझाया है। मान लेते कि अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्या करता, तो अल्फा 100% का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू 1। अल्फा 100% का मतलब क्या है, अल्फा 1। तो आई की वैल्यू क्या होती, 1 + 1 अपॉन में 1, तो 2 अपॉन में 1, आई कितना आता, 2। और यही तो बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस हो तो डायरेक्ट मोल गिन लो, 1 + 1 2। इसका मतलब कि हाँ, अगर अल्फा 1 होता तो ये 2 ही वैल्यू आती। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। अब वो जो भी अल्फा दे, 40% दे रहा, 40 के हिसाब से करो, 30 60 70 जो भी दे उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायरेक्ट उसके मोल को ऐड कर लो, आप लोग आंसर निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको अल्फा कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका है, उसके बेसिस पे हमको चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया, इसको रब कर लेते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं, है ना? एक एग्जांपल काफी नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो जरा इधर, मान लो मैंने ले लिया MgCl2, मान लो मैंने ले लिया MgCl2। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग समझ चुके हैं 2-3 एग्जांपल से, ये वीक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो मैंने MgCl2 लिया, तो MgCl2 बेटा जी टूटेगा Mg2+ ट्वाइस ऑफ Cl-, ऐसे ही टूटेगा। तो MgCl2 जब ये है तो इनिशियली एट टाइम 0 इनिशियली मैं इसका 1 मोल ले लिया, तो ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ये एक में से अल्फा डिसोशिएट किया, मान लिया, तो बेटा जी अगर यहां पर 1 है तो इसके एक मोल से इसका 1 बनता था, इसके मोल से इसके 2 बनते हैं। तो अगर इसका अल्फा डिसोशिएट किया तो 1 से 1 बनता, तो यहां भी अल्फा ही बनेगा। लेकिन यहां पर 1 से 2 बनते हैं, तो अगर इसका अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो इसका क्या बनेगा, 2 अल्फा। बहुत बढ़िया, तो यहां से वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो 1 माइनस के अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था, 1 बेटा जी। क्लियर है? तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 अल्फा अपॉन में 1। अब हम चेक कर लेते हैं एक बारी कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा 100% था, तो अल्फा अगर 100% है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 बेटा जी। और हाँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो यहां पर भी 2 और 1 3 ही आ रहा था। इसका मतलब कि हमने वेंट ऑफ फैक्टर का जो ये फॉर्मूला निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर है भाई, बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। ये पहला केस खत्म हुआ किसका, डिसोसिएशन का। और एक चीज, हमने दोनों एग्जांपल देखे, हमारे दोनों एग्जांपल में एक चीज कॉमन है कि फॉर डिसोसिएशन, इसको अलग से लिख लेना, कंपटीशन में भी काफी पूछता है। फॉर डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर बेटा जी हमेशा 1 से बड़ा हुआ करेगा। यहां पर भी 1 प्लस समथिंग हुआ है, यहां भी 1 प्लस समथिंग हुआ है, 1 प्लस समथिंग कुछ भी होगा 1 से तो बड़ा ही होगा। तो क्लियर है? तो आई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा एक जनरल फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आपकी किताबों में एनसीईआरटी में एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस जनरल फॉर्मूले को देख लेते हैं। वैसे जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे डिसोशिएट करते हैं और कैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो उसको उस जनरल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली कर लेगा। जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसको पहले इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है उसको डिसोशिएट कर लेगा और फिर उसके हिसाब से अल्फा वगैरह मान के जो भी वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हमारे किताबों में क्या लिखा रहता है। तो किताबों में क्या बोलते हैं कि ऐसे लिखा होता है कि मान लो कोई भी एन था और वो एन नंबर ऑफ उसमें टूट गया, एन ए में टूट गया। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल था वो एन नंबर ऑफ ए में टूट गया। तो जैसे NaCl लिया तो Na++Cl-, तो NaCl था वो 2 में टूट गया, तो यहाँ पे n नंबर में टूट गया। तो यानी कि इनिशियल 1 है, ये कुछ नहीं है। ये कब की बात है, ये टाइम 0 की बात है। आफ्टर सम टाइम t, तो ये 1 में से अल्फा घटा तो ये क्या बनेगा, n अल्फा। वांट ऑफ फैक्टर बोलता है कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन, तो मेरा 1 ही है। तो I बराबर आ जाएगा
1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो इसको लिख सकता हूं i माइनस के 1 इज इक्वल टू, यहां से अल्फा कॉमन लिया, n माइनस के 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। क्लियर है? मतलब वेंट ऑफ फैक्टर दिया होगा तो हम लोग इजीली ये सब चीजें निकाल सकते हैं, और अल्फा निकालने को पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर है? कुछ भी पूछ सकता है। अब ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है भाई, वो कितना भी दे दे, आपको बस उस जो भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है उसको तोड़ना आना चाहिए, और किसकी उसकी वैल्यू दे रखी है, कितना अल्फा से अल्फा बनेगा वो आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने एक बार बता दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा किया हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज वही है कि वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हुआ करेगा डिसोसिएशन के केस में। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? फटाफट आगे चलते हैं और सीखते हैं जरा एसोसिएशन के केस में क्या होगा। ठीक है भाई, एसोसिएशन का केस समझते हैं। एसोसिएशन का केस ले लेते हैं जरा। मॉलिक्यूल्स एसोसिएट भी तो कर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट भी तो कर जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एसोसिएशन पढ़ रहे हैं बेटा जी। अब अभी हम पहला ही फॉर्मूला सीख रहे हैं, जो हमारा पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, उसी को सीख रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल एब्नॉर्मल, तीसरा फिर लास्ट में एक्सपेरिमेंटल अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, 2 मोल लिए करेंगे, 2 मोल किसी के, और वो वहां जाकर 1 बन जाएगा। जैसे डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा था, हम 1 मोल ले रहे थे तो वो 2 बन रहा है, 1 मोल लिया तो वो 3 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे एसोसिएशन के केस में, हम 2 3 4 5 मोल ले लेंगे, और वो हो सकता है आगे जाके वो 1 ही बन जाए, वो हो सकता है 4 ले रहे हो तो 2 बन जाए, मतलब मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट कर जाए। तो आपके कोर्स में जो एग्जांपल है वो एसिटिक एसिड का है बेटा जी। किसका है? एसिटिक एसिड का। क्या कहता है एसिटिक एसिड, अगर मैं 2 मोल ले लेता हूं एसिटिक एसिड का तो बेटा जी ये डाइमर बना लेता है। कैसे क्या बना लेता है? डाइमर बना लेगा। ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं जरा देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये पहला CH3, दूसरा भी ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा whenever hydrogen atom is attached to an electronegative atom, it can further attach to another electronegative atom. Whenever hydrogen atom is attached to an electronegative atom, it can further attach to another electronegative atom. तो यहां पर बीच में हमें क्या दिख गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहां पर मैंने 2 मोल लिए थे, वो 2 मोल लिए और एसोसिएट होके कितने बन गए? 1 मोल बन गया। तो जरा देखते हैं इसके केस में क्या होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? जरा सीखते हैं इसको। ये समझ में आ गया होगा कि ये डाइमर कैसे बनाया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब क्या करते हैं, इनिशियली वही करेंगे, एट टाइम जीरो। इनिशियली मैंने 1 मोल लिया तो ये कुछ नहीं होगा। जब मैंने इनिशियली 1 मोल लिया तो ये कुछ नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम यानी कि एट टाइम t, 1 में से अल्फा घटा, 1 में से अल्फा घटा। अब ध्यान से समझना, 1 में से अगर अल्फा घटा है, यहां 2 मोल से कितने बन रहे हैं? 1 मोल बन रहा है। तो 1 मोल से अगर इसमें अल्फा घटा है तो यहां कितना बनेगा? अल्फा बाई 2 बनेगा। क्लियर है भाई? ये चीज समझ में आई कि भाई 2 मोल से 1 बना रहा है, तो 1 में से अल्फा घटा है तो यहां कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। अब तो वही काम करना है आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में बिफोर, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ये कितना डिवाइडेड बाय 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पर देखो ये कितना आएगा, ये कितना है? अल्फा बाई 2 माइनस के अल्फा, इसको अलग से सॉल्व कर लो, और ये 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस के अल्फा बाई 2 कितना आएगा? माइनस के अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो 1 में से अगर इसको देखो, ध्यान से समझो, 1 माइनस अल्फा बाई 2 मेरा आंसर आया है, आई की वैल्यू। तो अगर इसको भी चेक करना हो तो लेट कर लो कि 100% एसोसिएशन हुआ है, 100% एसोसिएशन हुआ है। तो 100% एसोसिएशन हुआ है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, तो आई कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाई 2, 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा। और यही तो ये चीज बोल रही है, 2 से 1 बन रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये पूरा ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये डाइमर बना रहा है, 2 के ले लिया फिर ये बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। फटाफट एक और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट देखते हैं भाई।
एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फोस्फोरस होता है वो टेट्रामर बनाता है। फोस्फोरस जो होता है वो टेट्रामर बनाता है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं ऐसे करते हैं कि 4 मोल ए के लिए और वो मिलके A4 बना लिए। अरे यही तो मतलब होगा कि 4 लेके 1 बना गया। ठीक है, ए के कोई भी ले लो, वो लिए और वो मेरे A4 बना गया। तो ये 1 है, ये कुछ नहीं होगा। कब होगा? एट टाइम 0। वही कहानी चलती रहेगी एट टाइम t। 1 में से अल्फा काटा तो 4 से 1 बन रहा था, तो ये अल्फा बाय 4 बनेगा। तो i की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। अब जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा डिवाइडेड बाय 1, तो ये 4 और ये ऊपर जाके माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। ये कितना आएगा? 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। अब देखो जरा, लेट कर लो कि अल्फा 100% था। अल्फा 100% तो अल्फा की वैल्यू 1, तो i बराबर 1 माइनस 3 बाय 4। अगर 1 में से 3/4 हिस्सा घट गया तो कितना बचेगा? 1/4 तो बचेगा। सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो। ये 4 आया तो ये 4 माइनस 3 और ये आ जाएगा 1 बाय 4। क्लियर है भाई? 4 से 1 बना, तो अगर ये कंप्लीट एसोसिएशन हुआ होता तो i की वैल्यू 1 बाय 4 आनी थी। वही तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पर हमने सीख लिया कि डिसोसिएशन के केस में क्या होगा और एसोसिएशन के केस में क्या होगा। डिसोसिएशन के केस में i की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 थी। एसोसिएशन के केस में i की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी बेटा जी। i की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। कौन से केस में? एसोसिएशन के लिए i की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ध्यान में रखना, डिसोसिएशन के लिए i की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए i की वैल्यू लेस देन 1। समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। नोट कर लिया? ये चीज इंपॉर्टेंट थी। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया ये ठीक बनाया या गलत बनाया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब जरा दूसरा केस देखते हैं, बहुत मजेदार केस है। I की वैल्यू लिखी होती है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। इसका क्या मतलब है? जरा 2 एग्जांपल से सीखेंगे इसको। जरा तो जरा समझो, बहुत ध्यान से समझो। इसको समझना थोड़ा सा मतलब काफी बच्चों को ये चीज नहीं आती है, तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। मान लो मैंने KCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो KCl लिया तो ये टूटेगा बेटा जी K प्लस में और Cl माइनस में। K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में लेगा। तो नॉर्मली इसका मोलर मास कितना है? तो हम देखेंगे कि इसका मोलर मास कितना है। 39 होता है मेरा पोटेशियम का और 35.5 होता है मेरा क्लोरीन का। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 74.5। तो नॉर्मली जो KCl का मोलर मास था वो 74.5 था। बहुत अच्छे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ओनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जब ये टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने KCl डाला होगा सॉल्यूशन में, तो वो डिसोशिएट कर गया होगा। अब वो डिसोशिएट अगर कर गया तो हमको तो पता है कि यहां पर जो ये 74.5 है वो 39 कंट्रीब्यूशन इसका है और 35.5 इसका है। लेकिन सॉल्यूशन को थोड़ी ना पता है। अरे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ी ना पता है कि भाई 39 इसका आ रहा है, 35.5 इसका आ रहा है। उसका क्या कहना होगा? वो बोलेगा भाई 74.5 लिया था, वो 2 में टूट गया। अगर 74.5 लिया था, 2 में टूट गया, तो नॉर्मली 74.5 लिया। एबनॉर्मली कितना हुआ होगा? डिवाइडेड बाय 2। वो 2 में टूट गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और फिर वो कितना आएगा? एक सेकंड, 37 पॉइंट कितना आएगा? ये 37.25। ठीक है, 37.25। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो ये कैसा हो गया? ये क्या हो गया? एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्या हो गया? एबनॉर्मल मोलर मास।
और नॉर्मली मेरा मोलर मास कितना था 74.5, एबनॉर्मली कितना आया 37.25। इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आएगी 2, तो वही तो है 1 जमा 1 कितना होगा 2। तो इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चंस में हमको इस टाइप की कंडीशंस दी हुई है जहां पर मोलर मास निकालना आसान होगा तो हम इस मेथड से करेंगे। हमने इनिशियली ये लिया, उसका हमें पता है कि 74.5 है, सॉल्यूशन में हमें पता है कि 74.5 जो है वो 39 कंट्रीब्यूशन इसका है, 35.5 इसका है, लेकिन सॉल्यूशन को थोड़ी ना पता है। सॉल्यूशन बोला 74.5 लाया था, 2 में टूट गया, तो एबनॉर्मल मोलर मास कितना है 37.25। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर मेरा कितना है 2, और जब हम चेक करेंगे तो हाँ भाई एक इसका, तो वेंट ऑफ फैक्टर 2 ही आया। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल से दिल थोड़ी बढ़ता है। लो NaOH ले लिया, NaOH लिया और NaOH टूटा मेरा Na++OH माइनस में, NaOH टूटा मेरा Na++OH माइनस में। अब मैंने क्या करा, इनिशियली देखो अगर मुझे पता है कि NaOH जो है इसका मोलर मास कितना है 23, 16 + 1 कितना है 40, इसका कितना है 40 मोलर मास 40 ग्राम है, और हमें पता है कि 40 जो है 23 इसकी वजह से है और 17 इसकी वजह से है। सॉल्यूशन को थोड़ी ना पता है, वो तो बोलेगा 40 था 2 में टूट गया तो कितना रह गया 20, वो बोलेगा 20 रह गया, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नॉर्मली इसका मोलर मास 40 है, एबनॉर्मली भी सॉल्यूशन को लगेगा कि इसका मोलर मास कितना है 20, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, वही तो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है। ध्यान से देख लो, Na++OH माइनस, 1 मोल Na का 1 मोल OH माइनस, दोनों टूट के कितना बनाएगा वेंट ऑफ फैक्टर 2 बेटा जी। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया भाई? ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए, कहां से ये फॉर्मूले आए, किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं लास्ट फॉर्मूले में, और लास्ट फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लॉजिकली समझना है। वो बोलता है लास्ट फॉर्मूला जो उसने बोला है, जरा देखते हैं लास्ट फॉर्मूला, एक सेकेंड, ये मिटाने वाला काम भी जरूरी है, फटाफट इसको मिटा दें फिर देखते हैं। तो बेटा जी लास्ट वाला उसने क्या बोला, तो लास्ट हमारा जो फॉर्मूला था, जो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या है, लास्ट हमारा फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको जो है ना, इसको क्या है हम लोगों को लॉजिकली समझना होगा। लॉजिकली क्या, अरे भाई एक्सपेरिमेंटली मेरी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली मेरी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा था, और कैलकुलेटेड वाली में मेरा कितना चेंज आ रहा है, उसी का डिफरेंस तो बता रहा है। जैसे मान लो NaCl का बेटा जी एक्सपेरिमेंट किया तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी आया 100 डिग्री सेल्सियस। NaCl का अगर मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला और जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो कैलकुलेट करते वक्त मेरा आया 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड का डिफरेंस ही तो मुझे क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर। यानी कि 100 है इसका, 50 है इसका, 2 आएगा तो वांट ऑफ फैक्टर देखो, तो NaCl को जब लेते भी हो तो Na++Cl-, तो वहां पर भी तो यही चेंज होता है, वहां से भी तो 2 ही आता है। अब बोलोगे सर आपने ये लिया है, अरे जो हम डेटा लेके जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो डेटा लेके जो क्वेश्चन साइंटिस्ट ने देखा प्रैक्टिस करी, उसमें ऐसा ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज आया और ये वाला फॉर्मूला वहां पर वैलिड रहा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से वेंट ऑफ फैक्टर को तीनों के तीनों फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज कंक्लूड करते हैं कि भाई कहां वेंट ऑफ फैक्टर यूज होगा और कहां पर नहीं होगा, ये ज्यादा जरूरी है। तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर देखो कहां पर यूज होगा कहां पे नहीं होगा। तो अगर तो आपका सॉल्यूट पे नजर मार लेना भाई, अगर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने मान ले ग्लूकोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, ठीक है, और आपको जैसे मतलब यूरिया इस टाइप की अगर चीज दे दी, तो वहां पर ना तो ये डिसोशिएट होते हैं ना एसोसिएट होंगे, ना मास में चेंज आएगा, ऑलवेज आई की वैल्यू फिक्स रहेगी, इसके लिए कितनी 1, तो यहां पर आई इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया तो बेटा जी आंख कान खोल लेना उस टाइम और ध्यान से समझ लेना कि जैसे मान लो NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4,
एसिटिक एसिड, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया तो यहां पर आपको वांट ऑफ फैक्टर को पिक्चर में लाना पड़ेगा। वांट ऑफ फैक्टर यहां पर मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हुए करते थे वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहां पर हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में देखते हैं क्या चेंज आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में देखते हैं फटाफट, जरा ध्यान से देखो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले, सबसे पहला हमने कॉलिगेटिव पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वहां पर अब जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, पहले काई बी के बराबर हुआ करता था, अब आई काई बी के बराबर होगा। आपको वांट ऑफ फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। जो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे, पहले डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम होता था, अब हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम। जो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते थे, पहले डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम हुआ करता था, अब होगा आई इंटू के एफ इंटू एम। और लास्ट में जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का पढ़ते थे, अब वो पाई बराबर आई सी आर टी के इक्वल हुआ करेगा। आई की वैल्यू को हम लोगों को बेटा जी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो बोलोगे सर अभी तो नॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो मेरे मानो तो ऑलवेज आई को कंसीडर किया करो। और जब भी ऐसा कोई सॉल्यूट मिले, जब भी ऐसा कोई सॉल्यूट दिखाई दे, तो उस टाइम पर क्या करना, उस टाइम पर लिख देना कोने में कि यहां पर आई जो है वो 1 होगा, ना तो डिसोसिएशन दिखाएगा, ना एसोसिएशन, ना मोलर मास में कोई चेंज आएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? देख लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हमारी चेंज हो जाती है वेंट ऑफ फैक्टर से। मैंने पहले ही बताया था कि जिसको वेंट ऑफ फैक्टर का लेक्चर समझ में नहीं आएगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले भी गलत कर जाएगा। तो ठीक है, आज लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं भाई, पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके।